हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो करंटली टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स में, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसमें आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आप उसको करने की कोशिश करें और क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप यहाँ पे उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए तो यहाँ पे अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा। तो सवाल सबसे पहले जो आपको बोल रहा है उसमें ये है, इट टेक 1 मिनट फॉर अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन एक्सेलेरेटर टू रीच द टॉप। इफ द एक्सेलेरेटर डज नॉट मूव इट टेक हिम 3 मिनट टू वॉक अप। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द पैसेंजर टू अराइव एट द टॉप इफ ही वॉक अप ऑफ द मूविंग एक्सेलेरेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है टाइम। टाइम कितना दिया है? 1 मिनट। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं। इसका मतलब, अच्छा ये 1 मिनट किस में लगेगा? इट टेक 1 मिनट फॉर अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन एक्सेलेरेटर टू रीच एट द टॉप, यानी वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर एक्सेलेरेटर कुछ इस तरीके से है, इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? इसकी लेंथ मान लेते हैं L। ठीक है, तो यानी यहां से वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लिख सकता हूं? L अपॉन, और टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड केस में मुझसे बोला, इफ द एक्सेलेरेटर डज नॉट मूव इट टेक हिम 3 मिनट टू वॉक अप, यानी वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर कितना दिया है मुझे? इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें लगेगा L अपॉन 3 इंटू 60, यानी वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर कितना होगा? L अपॉन 180। तो ये जो 3 मिनट इसके अंदर टाइम लगा है, किसमें लगा है? इफ एक्सेलेरेटर डज नॉट मूव इट टेक हिम 3 मिनट टू वॉक अप, यानी वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर बोल सकते हैं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर जिसको रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको रेस्ट पे हम मान लेते हैं। तो L अपॉन 180। और मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ से निकालना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द पैसेंजर टू अराइव एट द टॉप इफ ही वॉक अप ऑफ द मूविंग एक्सेलेरेटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विद, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकते हैं? पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर, इसको उधर लेके जाते हैं, सिंपल ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर कितना है ये मैंने निकाला है, ये मेरे पास है L बाय 180, और एक्सेलेरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? L बाय 60। ये आएगा नीचे 180 सिंपल, ये होगा L प्लस ये होगा 3L, यानी 4L बाय 180, यानी वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकता हूँ? L अपॉन ये आएगा 45, यानी टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा? टाइम यहाँ से आएगा 45 सेकेंड। कितना टाइम आएगा? 45 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पैसेंजर है अराइव एट द टॉप इफ यू वॉक अप द मूविंग एक्सेलेरेटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 45 सेकेंड, यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल मुझे दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ये समझ आया होगा, तो इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आज हम जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे, और सब के सब क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अ फ्लैग इज माउंटेड ऑन अ कार मूविंग ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर per hour. Strong winds are blowing due east with velocity 20 km per hour. The flag will point out in direction. तो सबसे पहले बोला है, a flag is mounted on a car moving due north. ठीक है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ कार है, वेलोसिटी ऑफ कार है वो कितना दिया है मुझे? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो दिया है 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो पहले डायरेक्शन हम जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस तरीके से होता है। नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ? 20 J कैप किलोमीटर पर आवर। ये कार की स्पीड मुझे दी है। ठीक है, ये कार की स्पीड दी है। द स्ट्रॉन्ग विंड आर ब्लोइंग ड्यू ईस्ट, है ना, यानी इसका मतलब जो विंड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20, और किस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है? ये ईस्ट डायरेक्शन, यानी 20 I कैप किलोमीटर
पर आवर। तो आपको ये बताना है कि जो कार के ऊपर फ्लैग लगा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू कार, उसी डायरेक्शन में फ्लैग की डायरेक्शन आप देख सकते हो। वो कैसे देखेंगे, यानी अगर मैं ये निकाल सकता हूँ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे, कार के ऊपर, यानी कार को रेस्ट पे मान लेंगे। अच्छा, जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने बताया था कि वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट की कंडीशन पे मान सकते हैं। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है मेरे पास, ये है 20 आई कैप माइनस, और कार की कितनी वेलोसिटी है 20 जे कैप, ये मुझे दिया है। विंड विद रेस्पेक्ट टू कार, ये कंडीशन आएगी मेरे पास, ठीक है। इसको जरा ज्योमेट्री की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इसको क्या लिखूंगा, इधर आएगा ये मेरे पास 20 और जे कितना है, ये है माइनस में 20, यानी का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे। और इस डायरेक्शन को, यानी इसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, यही डायरेक्शन किसकी होगी, फ्लैग की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या होती है मेरे पास, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये किधर आएगा मेरे पास फ्लैग, ये आएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि फ्लैग का जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा, रिजल्टेंट किधर आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, उसमें मुझे ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सवाल मुझे यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। मुझे क्वेश्चन में बोला है 3 ships A, B and C are in motion. The motion of A as seen by B is with speed V towards north east. ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन की यहाँ पे बात करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, और किस वेलोसिटी के साथ, V वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं मोशन ऑफ ए सीन बाय बी विद स्पीड v टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये मुझे दिया है। सीन बाय, मोशन ऑफ ए इज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया है, v नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का मतलब यानी v आई कैप प्लस v जे कैप, है ना। ये कंडीशन मुझे दी है कि दोनों डायरेक्शन में जो मोशन है वो किसके साथ है, v के साथ में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट होगा और यहाँ पे साउथ होगा, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन मुझे दी है द मोशन ऑफ बी एज सीन बाय सी, द मोशन ऑफ बी एज सीन बाय सी इक्वल टू कितना दिया है मुझे, इस कंडीशन में मोशन दिया है v टुवर्ड्स नॉर्थ और यहाँ पे दिया है मुझे वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर, v जे कैप और माइनस वी आई कैप, ये कंडीशन आएगी मेरे पास, क्योंकि जे कैप मतलब नॉर्थ पॉजिटिव और वेस्ट का मतलब माइनस आई कैप, ठीक है। पूछा क्या है मुझसे पूछा है कि द सीन देन एज सीन बाय ए सी विल मूविंग टूवर्ड्स, यानी वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाय ए, यानी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये मुझसे पूछा है कि इसकी डायरेक्शन बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, सिंपल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा इंटरचेंज में हम कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये भी सही है यहाँ पे, इसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या डायरेक्शन निकल के आएगी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये लिख सकते हैं, ओके। माइनस बी सी, यानी माइनस लगा के क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये लिख सकता हूँ उसको वी जे कैप माइनस वी आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये कितना आएगा, माइनस वी जे कैप प्लस वी आई कैप, ये होगा माइनस, माइनस कितना आएगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास वी जे कैप और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस वी आई कैप, ठीक है। ये वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, यानी सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वी आई कैप से वी आई कैप ये तो कैंसिल, एक मिनट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोबारा से करते हैं, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा मेरे पास, एक मिनट,
माइनस वी जे कैप माइनस वी आई कैप और माइनस वी बी, यानी इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वी जे कैप प्लस वी आई कैप, ये हुआ। ये जो वैल्यू है मेरे पास ये लिखी है यहाँ पे, ये होगा वी आई कैप वी जे कैप, ठीक है। तो वी जे कैप प्लस वी आई कैप माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखी है वी ए बी, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वी आई कैप कैंसिल होगा और ये कितना बचेगा, माइनस टू वी जे कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आएगा मेरे पास। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड मेरे पास होगा 2 इंटू वी, और डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन होगी यहाँ पे माइनस जे, और माइनस जे किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी, डायरेक्शन मेरे पास होगी साउथ, ठीक है। ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है ऑप्शन। अगर सवाल को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर बी में मुझे क्या डायरेक्शन दिए, मुझे साउथ डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो जो क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने लिखा, और जो पूछा था सी विद रेस्पेक्ट टू है, तो बस यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आएगी साउथ, ओके। तो बस जो मेरे पास डाटा था उसको मैंने डायरेक्शन की फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, देखते हैं। तो सवाल में मुझे दिया है व्हेन द driver of car A sees a car B moving towards his car at a distance 30 meter, take a left turn of 30 degree. At the same instant, the driver of the car B take a turn to his right at an angle of 60 degree. The two car collide after 2 seconds. Then the velocity of the car A and B respectively will be. तो कार A और कार B की आपको स्पीड बतानी है, और जो दो कोलिजन का जो टाइम है, मिलने का जो टाइम है वो कितना है, 1 सेकेंड, है ना। कि 1 सेकेंड के बाद 2 सेकंड के बाद दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन में मुझे दिया है, द ड्राइवर ऑफ कार ए सीज अ कार बी। सपोज करो ए कार का ड्राइवर यहाँ पर है और बी कार का ड्राइवर यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, ये मुझे दिया है यहाँ पे 30 मीटर। कितना डिस्टेंस दिया है, 30 मीटर। ये सवाल में बोला है कि जैसे ही ए कार बी को देखता है तो कितने डिग्री यहाँ पे रोटेट हो जाता है, यहाँ पे ये घूम जाता है कितना, 30 डिग्री। कितना घूम जाता है यहाँ से, ये घूम जाता है यहाँ पे 30 डिग्री। और जैसे ही बी कारों को देखता है एट द सेम इंस्टेंट, तो ये किधर मूव कर जाता है, ये मूव कर जाता है यहाँ से 60 डिग्री। कितना मूव कर जाता है यहाँ से, 60 डिग्री, यानी ये यहाँ से इधर हटेगा और ये यहाँ से इधर हटेगा। और इस पॉइंट पे मैंने माना कि दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी पॉइंट। क्या मान लिया, पी पॉइंट। ये मुझे दिया है, मुझे कार ए और कार बी की स्पीड बतानी है, यानी कार ए इस डायरेक्शन में मूव करेगी और कार बी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और पी पॉइंट पे आके दोनों मिल जाएंगे। और मिलने का टाइम क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन एट पॉइंट पी कितना, ये मुझे दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे ए पी, ये यानी कार ए की स्पीड मुझे निकालनी है, टाइम ऑफ कोलिजन पी पे, तो जरा ए पी, अच्छा वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम, यानी कार ए की अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस होगा ए पी, और टाइम कितना होगा, ये मैं मान लेता हूँ 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर ए पी डिस्टेंस मुझे मिल जाता है तो कार ए की स्पीड को मैं बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर कार बी की कहानी होगी, कार बी के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये होगा बी पी डिवाइड बाई 2, क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन दोनों के लिए सेम है, तो दोनों को टाइम यहाँ तक आने में सेम लगेगा, ठीक है। ओके, अब जरा ए पी कैसे निकालें। अगर आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, तो ये 60 है 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 90, क्योंकि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ए पी बी अगर यहाँ से लिखूंगा cos 30, cos 30 मेरे पास क्या होगा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यही होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ओके, तो cos 30 इक्वल टू बेस कितना होगा, यहाँ पे बेस कितना होगा, बेस मेरे पास होगा, ये होगा मेरे पास 30 मीटर अपॉन, ठीक है।
इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये कितना होगा मेरे पास cos 30, तो cos 30 लिखेंगे, ये होगा मेरे पास बेस अपॉन ये होगा a इंटू पी। ठीक है, कितना होगा cos 30? cos 30 मेरे पास होगा ए पी बाय ए बी, ए पी बाय ए बी, क्योंकि cos 30 कितना होता है, ये होता है मेरे पास बेस। बेस इसके लिए क्या हो जाए cos 30 के लिए, मैंने इसको बेस मान सकता हूँ क्योंकि बेस और जो मेरे पास होता है परपेंडिकुलर, दोनों आपस में कैसे होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। तो cos 30 के लिए बेस मेरे पास कितना हो जाएगा ए पी अपॉन, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। यानी cos 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, cos 30 को सिंपल लिख सकते हैं ए पी अपॉन, और ए बी की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है, यानी ए पी यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 cos 30। ठीक है, इस वैल्यू को उठा करके क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो वी ए कितना हो जाएगा 30 cos 30 डिवाइड बाय 2, यानी वी ए कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 मेरे पास होता है √3/2 और नीचे मेरे पास है 2, यानी ये कितना लिखूंगा मैं यहाँ से, ये मेरे पास हो जाएगा 15 √3/2, यानी वी ए कितना आएगा यहाँ से 7.5 √3 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी। ओके, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, इसको नोट करें। फिर जरा वी बी की वेलोसिटी भी यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि वी बी की वैल्यू मुझे कितनी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, चलिए ये निकाल लेते हैं, इधर से मैं हटा देता हूँ ये। ओके, जरा देखते हैं वी बी मुझे कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी पी। तो यहाँ से cos 60 कितना होगा, cos 60 मेरे पास होगा, ये होगा मेरे पास बी पी और डिवाइड बाय ये हो जाएगा मेरे पास ए बी, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से जो बी पी की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी आएगी, cos 60 इंटू ए बी। ठीक है, तो cos 60 और ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास है 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, cos 60 होता है मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ 30 इंटू cos 60 होता है 1/2, यानी ये कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ से जो b के लिए वेलोसिटी मेरे पास आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना निकाला मैंने, b और p, यह है 15 और टाइम कितना लगा 2, यानी यहाँ से वी बी कितना आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ है 7.5 √3 मीटर पर सेकेंड, और b की वेलोसिटी कितनी है 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या मुझे दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए कितना है 7.5 √3 और वेलोसिटी ऑफ बी 7.5। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो उसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट किया होगा आपने क्वेश्चन। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए 7.5 √3 और बी की वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सच अ वेलोसिटी दैट इट रीचेज एज मैक्सिमम हाइट ऑफ h, simultaneously another body b drop from height h, it strikes the ground and does not rebound. The velocity of a relative to b versus time graph is best represented by, और अपवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है। तो 4 ग्राफ आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ देखनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इनिशियली उसने क्या बोला है, इनिशियली उसने बोला है कि अगर ये मेरे पास ग्राउंड है, अगर ये मेरे पास है ग्राउंड, ठीक है, तो इसको मैं जरा 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ इस कंडीशन को 3 पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो पार्टिकल मेरे पास है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ना, और कहाँ पे पहुँचता है इस तरीके से, और ये पार्टिकल ऊपर है और ये कहाँ आना स्टार्ट करता है, नीचे आना स्टार्ट करता है इस तरीके से। ये मेरे पास ए, ये मेरे पास है बी, ये कंडीशन मुझे दी है। ठीक है, ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। तो जरा इनिशियल कंडीशन के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जरा v की इक्वेशन लिखते हैं, v = u + at, ये होता है मेरे पास। तो यहाँ पे जो va है मेरे पास वो कितना होगा u - g × t, ये तय करता ही है हमेशा। और vb के लिए क्या होगा, u +
ए टी, तो वी बी कितना होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस जी इंटू टी, यानी वी बी कितना आएगा यहाँ से माइनस जी टी। और ग्राफ किसके बीच में पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो पहले इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा। तो ये होगा वी ए माइनस वी बी, वी ए की वेलोसिटी कितनी है यू माइनस जी टी, और ये होगा माइनस, और यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा माइनस जी इंटू टी। यही होगा, वी ए की वेलोसिटी की वैल्यू रखी और यहाँ से वी बी, तो यहाँ से वी ए बी कितना आएगा, वी ए बी मेरे पास यहाँ से आ जाएगा सिंपल यू, क्योंकि जी टी से जी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा यू, यानी वेलोसिटी ऑफ ए क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे मिलेगी इनिशियल कंडीशन पे। ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या होगी कि ये एक पार्टिकल ऊपर जाएगा और बी पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो यानी सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरे पास, सेकंड कंडीशन मेरे पास कुछ ऐसे होगी कि ये जो ए पार्टिकल है कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और जो बी पार्टिकल है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, कितना आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल 0, यानी ए पॉइंट पे भी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0, और यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि टकराने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि रीबाउंड नहीं हुई है बॉल भी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी 0 और वेलोसिटी बी कितनी होगी 0, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी, और वी ए मेरे पास 0 माइनस 0, यानी वी ए बी कैसा आएगा 0 आएगा, यानी बीच में एक टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। ये मेरे पास कैसी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद अगर थर्ड कंडीशन की बात करता हूँ, थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन में ध्यान रखें कि ये जो बॉल बी है ये रीबाउंड नहीं होगी, अब ये यहीं पे रहेगी, और जो बॉल ऊपर ए है वो वापस कहाँ से आएगी, फिर वापस नीचे आएगी, और बी वहीं पे रहेगी। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये जो मेरे पास बॉल बी है, ये जो बॉल बी है इसकी वेलोसिटी है 0, यानी ये तो यहीं पे रहेगी, ये तो यहीं पे रहेगी, और जो बॉल ए है वो वापस कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये बॉल बी है और कहाँ से आएगी, ऐसे मूव करके आएगी ऊपर से नीचे, है ना, इस डायरेक्शन में। तो यू यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, सिंपल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी लिखूंगा मैं, u प्लस ए टी, यानी v कितना होगा यहाँ से, ये होगा 0 माइनस जी इंटू टी वापस से, तो v कितना आ जाएगा माइनस जी टी, ये आएगा। और वेलोसिटी ऑफ b कितनी है, ये तो मेरे पास है 0, सिंपल, ये तो 0 है, यानी वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b कितना होगा, वी ए माइनस वी बी, और वी ए कितना है माइनस जी टी माइनस 0, यानी वी ए बी कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा माइनस जी इंटू टी, कितना आएगा जी इंटू टी। तो 3 सिचुएशन मेरे पास बनी, इनिशियल कंडीशन, सेकंड कंडीशन मिडिल में, और यहाँ पे फाइनल कंडीशन। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ये भी मेरे पास कैसा ग्राफ आएगा, ये भी एक, अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो स्लोप आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्लोप मिलेगा कांस्टेंट, ये आप देख सकते हैं कांस्टेंट, और कैसा मिलेगा निगेटिव स्लोप मिलेगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आपको मिली है। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें, फिर जरा ग्राफ में बताता हूँ कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, वो वाला पार्ट में उधर से हटा देता हूँ। ठीक है, इनिशियल कंडीशन वाला, और ग्राफ चाहे तो हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा पार्ट में इधर से हटा देता हूँ, जरा देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करें इस तरीके से ग्राफ ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास है t, और यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू b। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, टाइम और v विद रेस्पेक्ट टू b। वी ए बी कितना है u, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। उसके बाद वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू b कितनी होगी 0, यानी ग्राफ कहाँ पहुँच गया वापस से, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पहुँच गया 0। ठीक है, तो इसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, और इसके बाद क्या है मेरे पास, स्लोप कैसा है निगेटिव, यानी ऐसे जाएगा ग्राफ, है ना। ये कैसी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, तो स्लोप आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं कि आंसर क्या दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ नंबर सी बिल्कुल हमारे ग्राफ से एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सिचुएशन आपको ड्रॉ करनी थी, ये कंडीशन आपको निकालनी थी, और ग्राफ यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करना था। ठीक है, तो उसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा ये आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए ये हटा देता हूं मैं इधर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है, अ बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू द लिफ्ट एट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू बी t, द एक्सेलरेशन विद विच द लिफ्ट इज मूविंग अप इज, द एक्सेलरेशन विद विच द लिफ्ट इज मूविंग अप, ये मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लिफ्ट है मेरे पास, ये क्या है, एक लिफ्ट है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ऊपर, और यहाँ पे कोई बॉल है जिसको आपने ऊपर ऐसे थ्रो किया और वापस ये बॉल घूम करके कहाँ पर आ गई, नीचे आ गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा है, t, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, t दिया है, सिंपल, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इस a की वैल्यू कितनी होगी u और gt की टर्म में, ठीक है। और u मुझे क्या दी है, रिलेटिव टू द लिफ्ट। अच्छा, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी दी है मुझे, वेलोसिटी मुझे दी है u, और रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी दी है मुझे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी है, u दी है, सिंपल, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू यहाँ पे निकालनी कितनी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ जरा, अगर मुझे अगर ये ध्यान है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे याद है। अगर रिलेटिव कंडीशन दूंगा तो मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे अप्लाई करते थे, यानी यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँगा तो लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा ये होगा यहाँ पे s इक्वल टू, जैसे मैं ये लिखता था, आपको याद होगा, ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में लिखता था, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी लेते थे रिलेटिव, वेलोसिटी भी लेते थे रिलेटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना लेते थे, रिलेटिव लेते थे। तो अगर आप इस बॉल के डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखें तो बॉल जहाँ से चली, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना t, यानी जहाँ से चली वापस वहीं पर पहुँच गई, ठीक है। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी रिलेटिव डिस्टेंस, ये क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का, जो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यू ए भी कितना दिया है, ये मुझे दिया है u इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कैसे निकाले रिलेटिव, देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ए बी टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना दिया है, ये ए बी। तो इस रिलेटिव एक्सेलरेशन को अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसको लिख सकते हैं ए रिलेटिव। तो अगर ऊपर का एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का, ए माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू बॉल, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ये लिख सकते हैं सिंपल, जैसे वेलोसिटी में लिखते थे। तो लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है ए, और बी के लिए तो हमेशा जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी ये कितना हो जाएगा ए प्लस जी, ये मेरे पास कितना है एक्सेलरेशन ए प्लस जी, ठीक है। इसको जरा यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास 0 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा यहाँ पे ए प्लस जी, और यहाँ पे कितना आएगा, सिंपल आएगा मेरे पास टी स्क्वायर, ओके ओके, हाफ ए प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे निकाला है एक्सेलरेशन लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, लेकिन मैं ये लिख किसके ले रहा हूँ, हमारा फोकस क्या है, बॉल है, तो उसका मतलब ये एक्सेलरेशन किसका होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, या फिर इसी को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कैसे, देखो, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, माइनस ए प्लस जी, ठीक है, कितना होगा, माइनस ए प्लस जी, ये लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास टर्म आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, माइनस ए प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 यू टी माइनस हाफ ए प्लस जी टी स्क्वायर। भाई ये डिस्टेंस जो मैंने लिया है ये बॉल का लिया है विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, और वेलोसिटी भी किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, और एक्सेलरेशन भी किसका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस जी, ठीक है। तो यू टी किधर आएगा, ये आएगा हाफ ए प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा, एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी आएगा यहाँ से 2u डिवाइड बाई ए प्लस जी, यही आएगा। तो यहाँ से a प्लस जी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस जी इक्वल टू 2u बाई टी, ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो a की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 2u बाई टी माइनस जी, ये लिख सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2u माइनस जी इंटू टी, 2u माइनस जी इंटू टी, और एलसीएम मेरे पास हो जाएगा टी। तो ऐसा कुछ आंसर मेरे पास मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे लिख लो, ये ए बी मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, 0 है।
वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, ये मेरे पास दिया है u, ठीक है, इसको प्रॉपर ऐसे लिख लो। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये मैंने कितना निकाला -a+g, ठीक है, क्योंकि बॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2u - gt डिवाइड बाय स्मॉल t, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखें, ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर 2u - gt बाय t, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो इसको आप नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। तो मुझे क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालता है 2u - gt डिवाइड बाय t, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल दिया है मुझे। देखते हैं क्या क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया है। तो सवाल में मुझे बोला है, क्वेश्चन मुझे दिया है यहाँ पे, इफ सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट चेंज देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0। स्टेटमेंट दिया है मुझे 1 और स्टेटमेंट 2 है रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी। स्टेटमेंट तो मेरे पास 2 बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन करके मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रिलेटिव वेलोसिटी में। इफ सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट चेंज देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0। तो अगर सेपरेशन 0 ना हो तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो ये हमें फील आता है, कैसे फील आता है, सपोज करो ये भी कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा है 10 और ये भी कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट a 10, तभी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालोगे कितना आएगा 10 - 10, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको लगेगा कि शायद हमेशा ऐसा ही होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन चेंज ना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट 2 तो हमेशा क्या है, ये तो ट्रू होगा। स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 में वेलोसिटी 0, ये कब वैलिड नहीं रहेगा, अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सपोज करो पार्टिकल एक यहाँ पर है, इसके डायरेक्शन है इधर और पार्टिकल बी कहाँ है, इधर है ना। ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और ये भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और सेपरेशन दोनों के बीच का कितना है, ये पार्ट। और फाइनल कंडीशन क्या होती है, सपोज करो फाइनल कंडीशन हो जाती है ये, यानी 10 और बी किधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे कि दोनों का यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होगा, ये इधर है 10 और ये कितना है 10, तो ये डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो डायरेक्शन कैसी मिलेगी आपको, साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी देखना होता है। और यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, ये होगा 10 और इधर कितना होगा 10 और ये डायरेक्शन मिलेगी ये, और ये डायरेक्शन मेरे पास क्या होगी साउथ वेस्ट, और दोनों का सेपरेशन सेम है। इसको फिर आगे भी आप रिलेट कर सकते हो और आगे भी रिलेट करके देख सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी अगर दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट ये मेरे पास था स्टेटमेंट 2 और ये था स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 1 मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल दिया था, तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये नोट किया होगा आपने। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें मुझे बोला है कि एन ऑब्जर्वर मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ए है और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास बी है, ठीक है। इस तरीके से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस के ऊपर यहाँ पे, ये ग्राउंड के ऊपर रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बोला है मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बीच में सपोज करो कि ये कोई पर्सन खड़ा है और इधर मूव करना स्टार्ट करता है वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ही विल ऑब्जर्व दैट द टू ऑब्जेक्ट, तो जब भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा, अब ये मूव इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, मैंने राइट बाय डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया है। तो आप इसको फिल करके देखोगे, जब भी इधर जाएगा तो इसको ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आता दिखेगा इधर, और पास आता दिखेगा, और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाता हुआ दिखेगा। इसके लिए जब भी आगे मूव करेगा ये पास आता हुआ दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दूर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस कंडीशन में
और अगर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो इसका मतलब जब भी इधर जाएगा और ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी इधर मूव करेगा तो ए किधर जाता हुआ दिखेगा इसको, ए जाता हुआ दिखेगा इधर, और अच्छा ए किधर जाता हुआ दिखेगा इसको, इधर आता हुआ दिखेगा, और बी किधर जाता हुआ दिखेगा इधर की तरफ। ये फील कर सकते हो, जब भी इधर मूव करेगा तो ए ऑब्जेक्ट पास आता दिखेगा ये डायरेक्शन, और बी दूर जाता दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो दिखेंगे सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देंगे ऑब्जर्वर को। किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन और यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे से थे, इसका भी आप ध्यान रखें और इस पॉइंट का भी यहाँ पे ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 10 i cap plus 12 j cap मीटर पर सेकंड एंड विंड इज ब्लोइंग अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी u. The butterfly start motion from A and after some time reaches point B. Find the value of u. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। तो मुझे यहाँ पे दिया है ये मेरे पास x और ये मेरे पास है y, और बटरफ्लाई A से लेके B तक मूव करती है। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 i cap प्लस 12 j cap, यानी 10 i cap प्लस 12 j cap। ये वेलोसिटी मुझे यहाँ पे दी है, A से B तक मूव कर रही है बटरफ्लाई, और विंड इज ब्लोइंग x एक्सिस विद वेलोसिटी u, यानी विंड किधर ब्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, और एंगल कितना है 37। कितना एंगल 37। तो मुझे u की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ये u की वैल्यू मुझे बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1037 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1037 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसको अगर मैं आगे मिलाता हूँ तो ये u होगा तो ये भी u होगा, सिंपल। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो कि 1037 कितना होगा, अच्छा ये एंगल है तो ये भी कितना होगा 37, तो जितना होगा ये उतना होगा ये, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, और अदरवाइज ट्रायंगल की फॉर्म में भी इसको ड्रॉ करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास है u और ये मेरे पास है 10 i cap प्लस 12 j cap। कहने का मतलब ये है कि 10 i cap ये डायरेक्शन होगी और 12 j cap ये डायरेक्शन होगी। तो मुझसे क्या पूछा है 1037। ओके, चलिए, आई होप ये सही दिख रहा होगा आपको। 1037 10 i cap प्लस 12 j cap। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ये 1037 मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, ये इसको ऐसे लिख लो, ये 10 i cap प्लस 12 j cap है, यानी इस डायरेक्शन में कितना होगा 10 i cap, और इस डायरेक्शन में कितना होगा 12 j cap। इन दोनों का रिजल्टेंट ही मुझे क्या मिलेगा 10 i cap प्लस 12 j cap। लिख सकते हैं ऐसे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ u प्लस 10 i cap, ये लिख सकते हैं, और इस ऊपर क्या लिखेंगे 12 j cap, या फिर इसको लिख लो u i cap प्लस 10 i cap, और ये होगा 12 j cap। तो 1037 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है 12, और डिवाइड बाई ये कितना है u प्लस 10, ये लिख सकते हैं। 1037 कितना होता है 3/4, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा 48, ये आएगा 3 u प्लस 10, यानी 48 इक्वल टू कितना आएगा 3 u प्लस 30, ये लिख सकते हैं। यानी 3 u की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास 18, यानी u कितना आएगा मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। तो ये बटरफ्लाई की डायरेक्शन दी, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना था, सिंपल। एंगल मुझे दिया 37, ये अप्लाई कर सकते हैं 1037 इक्वल टू 12 अपॉन u प्लस 10, और कितना आएगा 3/4, तो ये u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल सा सवाल था, u की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है A, B and C are 3 objects each moving with constant velocity A is speed 10 meter per second in a direction PQ. The velocity of B relative to A 6 meter per second at an angle of cos inverse 15/24 to PQ. The velocity of C relative to B is 12 meter per second in a direction QP. Then find the magnitude
ऑफ वेलोसिटी c, ये मुझसे पूछा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर मान लेते हैं यहाँ से, ये p है और ये क्या है मेरे पास q, ये p और q। तो वेलोसिटी, अच्छा va जो है इसी डायरेक्शन में है, यानी va कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये मुझे दिया है, va pq की डायरेक्शन में है, ओके। इसके बाद दिया है द वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू ए 6 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 15/44 टू pq, यानी इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ सिंपल, यानी ये कितना है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और ये कितना है 6 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा कॉस थीटा मुझे कितने दिया 15/24। उसके बाद दिया था वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू b, ये अपोजिट में होगा, वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू b, क्यों होगा अपोजिट में, क्योंकि इसने बोला है कि ये 10 मीटर पर सेकंड pq डायरेक्शन में और vc भी लगा है qp डायरेक्शन में। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी c विल बी, यानी वेलोसिटी ऑफ c मुझे बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो पहले जरा इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, vb इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे दिया 6, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरे पास, या सिंपल इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। और VCB को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बार इसको लिखा, एक बार इसको लिखा, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देखते हैं क्या मिलेगा, BA प्लस VCB इक्वल टू, तो अगर आप ध्यान से देखें तो VB से VB कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐड करने के बाद, ठीक है। या फिर इसको सिंपल ऐसे लिख लो, VBA प्लस VCB इक्वल टू VC माइनस VA, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे ये बचेगा मेरे पास VC माइनस VA, ओके। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, ये एंगल मुझे दिया थीटा कॉस इनवर्स 15 ये लिख लेते हैं, थीटा मुझे कितना दिया है कॉस इनवर्स 15/24, 15/24, ये मुझे थीटा दिया है यहाँ पे, ओके। अच्छा वेलोसिटी c मुझे निकालना है, ये मेरे पास आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ c को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ c में लिखना चाहूँ, इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ BA प्लस वेलोसिटी ऑफ CB प्लस VA, या फिर क्या लिख सकते हैं c को, वेलोसिटी ऑफ BA प्लस वेलोसिटी ऑफ CB प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। इसको मैंने दो पार्ट में अलग अलग यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ पे वेक्टर में अप्लाई कर सकता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ये दिया है 12 मीटर पर सेकंड, ये सवाल में कितना दिया है मुझे 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट अगर मैं निकालूँ, यानी ये कितना आएगा यहाँ से, ये 10 है, ये 12 है, यानी VCB प्लस VA कितना आएगा, VCB है मेरे पास -12 और ये 10 कितना आएगा -2, यानी इधर क्या मिलेगा मुझे VCB प्लस VA, और ये कितना है ऊपर VBA, ये दिख रहा होगा सबको। नीचे क्या आएगा VCB प्लस VA, दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा तो ये वाला वेक्टर ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर रहेगा, इधर रहेगा लेफ्टवर्ड, और VBA मेरे पास ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल मुझे कितना मिलेगा, ये पूरा 180 है, ये आएगा 180 माइनस थीटा, कितना आएगा 180 माइनस थीटा, यानी ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये इतना कर लिया हमने, भाई ये थीटा था, ये 180 माइनस थीटा हुआ, और VCB प्लस VA। तो इन, अच्छा ये इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, और VBA मेरे पास कितना है 6। तो यहाँ से हम वेक्टर एनालिटिकल मेथड में जो हमने दो वेक्टर को एडिशन का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, VC मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये आप इधर नोट कर लें, ये वाला पार्ट नोट कर लें, फिर मैं यहाँ से आगे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नोट किया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपल VC लिखूंगा, VC का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये लिखूंगा VBA होल स्क्वायर प्लस VCB प्लस VA होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी मैं इधर से हटा देता हूँ पूरा, ये भी इधर से हटा देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा VB प्लस VA इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस, और ये कितना आएगा, प्लस आएगा 2VBA, और ये आएगा VCB प्लस VA, और यहाँ पे मेरे पास आएगा कॉस थीटा। भाई ऐसे लिखते थे R इक्वल टू √a² प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो VC कितना होगा, यहाँ से VC मेरे पास आएगा, ये हो जाएगा √ सिंपल। तो VBA की वैल्यू कितनी दी है मुझे, ये मुझे दी है 6, ये कितना होगा
6 स्क्वायर, ये कितना होगा 2 स्क्वायर, ये होगा 2 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट 2, और एंगल कितना है कॉस 180 माइनस थीटा, ये हम देख चुके हैं एंगल कितना आता है कॉस 180 माइनस थीटा, यानी VC कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा अंडर रूट, ये आएगा 36, ये हो जाएगा 4 और ये आएगा 24, और कॉस 180 माइनस कितना होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40 + 24, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 15/24, यानी कितना होगा -15/24, ठीक है। तो VC कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 40 + 24 से 24 कैंसिल, यानी ये कितना बचेगा यहाँ से -15, और VC कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से √25, यानी VC कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझसे वेलोसिटी पूछी थी, तो मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक किया, दोनों के बीच का एंगल देखा और यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई कर दिया और सिंपल निकाला VC जो मेरे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा ये आपने, ये क्वेश्चन था मेरे पास, आंसर क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, मुझे बोला है A speeder in an automobile passes a stationary policeman who is hiding behind the billboard with a motorcycle. After 2-second delay reaction time, the policeman accelerates to his maximum speed 150 km/h in 12 seconds and catches the speeder 1.5 km beyond the billboard. The find the speed of speeder. ठीक है। Speeder is an automobile passes a stationary policeman who is hiding behind a billboard with a motorcycle. After 2-second delay यानी reaction time, the policeman acceleration to his maximum speed 150 km/h, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दिया है 1.5 किलोमीटर, यानी कितना दिया है 1500 मीटर, कितना दिया है 1500 मीटर, ऐसा बना लेते हैं इसको। तो डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है रिएक्शन टाइम कितना है, रिएक्शन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। रिएक्शन टाइम कितना है 2 सेकेंड डिले। द पुलिसमैन एक्सीलरेट टू हिज मैक्सिमम स्पीड 150 km/h 12 सेकेंड, यानी इसको कंडीशन मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और यहाँ पे मान लेते हैं C, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने माना, इसको कितना टाइम लगा 12 सेकेंड, और स्पीड कितनी बढ़ा ली इसने, यहाँ पे स्पीड इसने बढ़ा ली 150 km/h, ठीक है 150 km/h, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा मेरे पास x, और ये कितना होगा 150 माइनस x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की कहानी कुछ अलग रही होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की कहानी कितनी रही होगी, अच्छा पूरा डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है 12 सेकेंड, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ स्पीडर, यानी जो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा स्पीडर, उसकी स्पीड बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 1500 अपॉन टोटल टाइम हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो मेरे पास है 12 सेकंड, लेकिन B से C तक का टाइम मेरे पास नहीं है। तो B से C तक का टाइम अगर मुझे निकालना है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास पता हो और स्पीड मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे टाइम निकाल सकता हूँ सिंपल। तो उस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अच्छा x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 150 km/h, यानी इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 हो जाएगा सिंपल, ओके 5/18। ये कितना हुआ यहाँ से, ये होगा 6, ये होगा 50, ये होगा 5, है ना। 5 से कट हो जाएगा, ये 3 को कट करेंगे, ये 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स, और 50 होगा 25, यानी कितना होगा 125/3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया 125/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ v = u + at, तो ये कितना है 125/3। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास 0 होगी, जहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया है एक्सेलरेशन, और टाइम यहाँ पे कितना होगा 12 सेकेंड, कितना होगा 12 सेकेंड, क्योंकि 12 सेकेंड से चलना स्टार्ट किया है, तो 12 सेकंड तक चलाया हुआ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यानी ये कितना है 125/3 × 12, ठीक है, ये मिलेगा। यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा 125/36 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, है ना। यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन होगा वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया 125/36। तो x में निकाल सकता हूँ सिंपल, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो x यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 0, जब यहाँ से जो बाइकर है यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा इससे पहले, हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा 125/36, और ये कितना होगा 12 × 12, ठीक है। तो x यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स कट होगा यहाँ पे, ओके। ये कितना होगा 4 टाइम्स, और ये कितना होगा 2 टाइम्स, और 125 × 2 कितना आएगा 250 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास 250 मीटर, यानी x a से b तक का डिस्टेंस होगा। ये क्या डिस्टेंस होगा a से b, तो b से c कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 1500 माइनस 250, और ये कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 1250, ओके 1250 मीटर। ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता, यहाँ से b से c तक का टाइम निकाल लेते हैं कितना होगा मेरे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना पोर्शन में यहाँ से हटा देता हूँ और फिर देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आप नोट कर ले, एक्सेलरेशन कितना है 125/36, ये मैं इधर लिख देता हूँ। वेलोसिटी है 125/3 और एक्सेलरेशन कितना है 125/36, ओके। जरा हटा देते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा यहाँ से। ओके, तो ये BC 1250 और V और A मेरे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्पीड निकालूंगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड मेरे पास होगा U प्लस AT, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो V मेरे पास कितना है, ये 150 यानी 125/3, ये 0। एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, एक्सेलरेशन मेरे पास आया है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसको या फिर ऐसे अप्लाई कर लो यहाँ पे सिंपल। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट होती है तो मैंने बताया था आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है BC डिवाइड बाय टाइम, ये सिंपल निकाल सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो BC 1250, वेलोसिटी कितनी है 125/3 इक्वल टू BC कितना है 1250 डिवाइड बाय T, यानी T कितना आएगा यहाँ से, T मेरे पास आएगा 1250 × 3 डिवाइड बाय 125, है ना। B से C तक लगा सकते हैं इक्वेशन सिंपल, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा C तक जब तक उसको कैच ना कर ले पुलिसमैन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10, यानी टाइम यहाँ से कितना आएगा 30 सेकेंड, कितना आएगा 30 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 12 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना निकाला 30 सेकेंड, और 2 सेकेंड वो डिले हुआ था। तो टोटल टाइम कितना होगा यहाँ से, ये होगा 2 + 30 + 12, यानी टोटल टाइम कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 44 सेकेंड। कितना आएगा टोटल टाइम 44 सेकेंड, ओके। इसके बाद टोटल टाइम आने के बाद, टोटल टाइम निकालने के बाद अब मुझे बताना है कि A से C तक उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो आराम से निकाल सकते हैं स्पीड, कैसे निकालेंगे देखो। स्पीड सिंपल निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो V मुझे निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1500 और टोटल टाइम कितना है 44। तो इसको अगर देखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 3, अच्छा ये होगा 4 पॉइंट, ठीक है। ये मिलेगा अप्रोक्स 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना होगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अगर आप किलोमीटर पर आवर में आंसर अगर पूछा है 35.09 इंटू 18/5, ठीक है। 18/5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अप्रोक्स ये आएगा 127 पॉइंट समथिंग आएगा किलोमीटर पर आवर। आई होप इतना ही आंसर आएगा 127 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया था, तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं था ये, बट इसको सिंपल आया था क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, देखते हैं जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, ये जेई मेन 2015 में पूछा था। एक्चुअली तब आईआईटी एडवांस ही होता था, उसी को जेई बोलते थे, जेई मेंस, ठीक है। तो आईआईटी एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा था, द 2 स्टोन आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ टू 40 मीटर,
high with initial speed 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Which of the following graph best represent the time variation of relative position of second stone with respect to the first? ये मुझसे पूछा है. Assume stone do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance. टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. इसको 4 ग्राफ मुझे दिए हैं और मुझे बताना है कि कौन से वाला ग्राफ चारों में से यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है. तो बड़ा सिंपल है. ठीक है, तो सबसे पहले आप सिचुएशन ड्रॉ कर लें. यहाँ पे ये मुझे दिया है ग्राउंड. क्या दिया है? ग्राउंड दिया है और एक यहाँ पर हाइट दी है क्लिफ की. कितनी है? ये क्लिफ की हाइट है कितनी? 240 मीटर. कितनी है? 240 मीटर. और इतनी हाइट से दो स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है. सिंपल. एक की स्पीड है 10 और एक की स्पीड है 40. ये मुझे दिया है. इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2. ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2. ठीक है, ये मुझे दिया और जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 लेनी है. तो ग्राफ मुझे देखना है कि क्या आएगा. और y2 माइनस y1 यानी रिलेटिव पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ मुझसे पूछा है. ठीक है, तो जरा 1 के लिए देखते हैं कि 1 कितना डिस्टेंस करके वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगा. 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ये निकाल लेते हैं. तो ये कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे मूव करके फिर वापस कहाँ आएगा? फिर यहाँ पे पहुंचेगा. ठीक, तो 1 के लिए निकालते हैं जरा. 1 के लिए क्या आएगा मेरे पास? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s कितना होगा? माइनस 240. u कितना है? 10 टी प्लस हाफ. a कितना होगा? माइनस 10 और ये आएगा टी स्क्वायर. सिंपल. ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस 240 इक्वल टू 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. तो 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं. कितना आएगा? ये आएगा माइनस 48 2t माइनस टी स्क्वायर. ये बचेगा. सिंपल. इसको इधर लेके जाएंगे. टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 48 इक्वल टू 0. ये आएगा मेरे पास. सिंपल. ठीक है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट में. टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 60 माइनस 48 इक्वल टू 0. तो इसको एक काम करते हैं, t कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? t माइनस 6 बचेगा. और माइनस 8 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा? t माइनस 6 यहाँ पे बचेगा कॉमन. यही बचेगा t प्लस 6 और ये भी कितना आएगा? 6. तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? ये आएगा 8 सेकेंड. और t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? t आएगा माइनस 6 सेकेंड. तो निगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते. यानी 8 सेकेंड में पार्टिकल 1 ऊपर से घूम के वापस ग्राउंड पर पहुँच जाएगा. ये मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये मेरे पास है ग्राउंड. ठीक है, अब जरा सेकंड कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे कि सेकंड मेरे पास क्या होगा. ओके, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं. इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं y1. ठीक है, क्या बोल देते हैं? y1. ओके, तो सेकंड पार्टिकल के लिए अगर अप्लाई करते हैं y2 इक्वल टू ये हो जाएगा u कितना है? 40t प्लस हाफ माइनस 10 और ये होगा टी स्क्वायर. ठीक है, ये भी कितना होगा? माइनस 40t माइनस 5 टी स्क्वायर. तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. माइनस 48 8t माइनस टी स्क्वायर. इसको इधर लेके जाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48 इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो 8 को मुझे ब्रेक करना है तो सिंपल किस में कर सकते हैं? ओके, तो टी स्क्वायर और 12 इंटू 4 यानी कितना होगा? ये माइनस 12t प्लस 4t और माइनस 48 इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू मी ये आएगा माइनस 12t प्लस 40 माइनस 48 इक्वल टू 0. तो यहाँ से t कॉमन लेंगे, कितना आएगा? t माइनस 12 और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, कितना आएगा? t माइनस 12 इक्वल टू 0. ये यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं. तो t कितना आएगा? माइनस 4 और एक t मेरे पास आएगा 12 सेकेंड. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और सेकंड ऑब्जेक्ट मेरे पास ऊपर से घूम करके वापस कितने टाइम में पहुंचेगा ग्राउंड पे? ये मेरे पास पहुंचेगा सिंपल t इक्वल टू 12 सेकेंड में. यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो कंडीशन मेरे पास दी है यानी 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में दोनों फ्री फॉल की कंडीशन करेंगे. ठीक है, तो t इक्वल टू 12 सेकेंड. थोड़ी सिचुएशन देखते हैं, इसके बाद कंडीशन क्या होगी. पहले इतना आप नोट कर लें 8 सेकेंड और ये मेरे पास होगा 12 सेकेंड. ये कंडीशन मैंने निकाली है. इसको इक्वेशन 1 मान लेना आप और इक्वेशन 2 मान लेना है ना. इक्वेशन 2 किसको मानना है? नीचे वाली इक्वेशन को क्या मानेंगे? 2. ये मेरे पास क्या है? y2 और ये मेरे पास है y1. ठीक है, ओके. अब देखना है y2 माइनस y1 को मैं यहाँ पे लिखूंगा. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से इतना पार्ट यहाँ पे. ओके, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो y2 माइनस, अच्छा एक बात आपने देखी, अगर मैं इसकी फाइनल कंडीशन ड्रॉ करूँ अभी तक तो हालात कुछ ऐसे होंगे इसके.
इसकी जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। कंडीशन ऐसी होगी कि पार्टिकल 8 सेकंड में पहुंचेगा यहाँ पे, है ना। 8 सेकंड में पहुंचेगा पार्टिकल 1 पूरा घूम करके ऐसे यहाँ तक 8 सेकंड में। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं y2 माइनस y1 लिखता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 30t आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो y2 माइनस y1 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 13t, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c जैसा दिखेगा, यानी 8 सेकंड तक, 0 से लेके जो टाइम होगा मेरे पास 8 सेकंड तक, उस टाइम में क्या होगा कि पार्टिकल फ्री फॉल करेगा, ठीक है। अब जरा 8 सेकंड यहाँ पे देखते हैं तो y2 इक्वल टू क्या लिखता हूँ? y1 प्लस 30t। तो y2 मेरे पास कितना होगा? ये होगा y1 माइनस 240 t और 8 होगा 8। तो y2 का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना होगा। ये होगा माइनस 240 प्लस 240, यानी y2 कितना आएगा? 0। y2 कितना आएगा? 0। अच्छा, अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि इसको निकालने का मेरा क्या पर्पस है, ठीक है। तो ये 8 सेकेंड और यहाँ पे 12 सेकेंड, देखे जरा। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से कि 8 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा यहाँ पे, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपको दिखेगा कि जो पार्टिकल ए है वो पहुंचा है यहाँ पे, वो पहुंचा है ए ऑब्जेक्ट जो मेरे पास था 1, वो पहुंच गया 8 सेकंड में पूरा घूम करके यहाँ पे। और जो ऑब्जेक्ट भी मैंने थ्रो किया था वो यहाँ से लेके अभी यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 0। कितने टाइम बाद? 8 सेकंड के बाद, क्योंकि देखो आप y2 की वैल्यू कितनी है? 0। यहीं से चलना स्टार्ट किया था और वापस यहीं पे पहुंचेगा। तो फिलहाल की जो कंडीशन है वो डिस्प्लेसमेंट 0 है ऑब्जेक्ट बी का, और ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है ना। ये कंडीशन कब से कब तक की है? ये कंडीशन है मेरे पास 0 से लेके 8 सेकंड की, है ना। अब ये तो यहीं पे रहेगा और ये सेकंड पार्टिकल नीचे आएगा, यानी अब जो हम कंडीशन निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे? 8 सेकंड t और ग्रेटर देन 12 सेकंड, ये कंडीशन मेरे पास होगी, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि 2 पार्टिकल नीचे आने तक कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा उसको कि 2 पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो ये कंडीशन मेरे पास है 8 सेकंड बिटवीन t और बिटवीन 12 सेकंड। इतना आप नोट करें। ओके, तो 8 सेकंड और यहाँ पे कितना होगा? ये होगा सिंपल 12 सेकंड। कैमरा ओके, सही है, ठीक है। तो 8 सेकंड और ये कितना होगा? 12 सेकंड होगा, ठीक है। ओके, अब जरा यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, ये कंडीशन है, इसके बाद ये तो यहीं पे रहेगा और 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो 2 कितना डिस्प्लेस हुआ जरा ये निकाल लेते हैं। तो y2 कितना होगा मेरे पास? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो y2 कितना होगा? u कितना है नीचे की तरफ? माइनस 14t हाफ, ये होगा माइनस 10 और t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में बात कर रहे हैं। तो माइनस 40t, ये आएगा 5t स्क्वायर, कितना आएगा? माइनस 40t 5t स्क्वायर। और y1 कितना ट्रैवल कर चुका? y1 कर चुका माइनस 240 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच की बात करता हूँ, यानी y2 माइनस y1 करता हूँ, तो कितना आएगा? माइनस 14t माइनस 5t स्क्वायर, और ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 240, है ना। ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस, यानी ये कंडीशन मुझे कितनी मिलेगी? y2 माइनस y1। अच्छा, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा? माइनस 8t माइनस टी स्क्वायर, ये बचेगा 48, ठीक है। तो ज़रा इधर से मैं हटाता हूँ, यहाँ पे इतना पार्ट ही हटा देते हैं। ओके, बस ये कंडीशन याद रखना कि 0 से 8 सेकंड तक, क्योंकि ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन में तो 8 सेकंड और 12 सेकंड की उसने बात यहाँ पे की है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 कितना आएगा? यहाँ से ये आएगा 5 कॉमन, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा ये? अच्छा, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 5, तो अंदर कितना बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 80, ये आएगा माइनस 48। तो y2 माइनस y1 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 12t माइनस 4t माइनस 48, ये बचेगा। इसके फैक्टर करेंगे तो y2 माइनस y1 कितना आएगा? यहाँ से y2 माइनस y1 ये आएगा माइनस 5, यहाँ से t कॉमन लेंगे तो ये इसके फैक्टर अगर मैं करता हूँ तो माइनस 5, तो कितना आएगा? t प्लस 4, और ये आएगा t माइनस 12। ये 2 फैक्टर यहाँ पे बचेंगे, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक आएगा t प्लस 4 और एक आएगा t माइनस 12, ये कहानी बचेगी मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, ये कैसी इक्वेशन मिलेगी आपको? पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगी।
कैसी इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, टी स्क्वायर यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1, और कैसा मिलेगा स्लोप, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब जब 0 से 8 सेकंड तक की जो कंडीशन है, वहाँ पे y2 माइनस y1 कितना आया था मेरे पास, y2 माइनस y1 कितना आया था 13t, यानी ये कैसा है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसका मतलब ये कि 0 से 8 सेकंड तक तो ग्राफ मेरे पास मिलेगा लीनियर, उसके बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा पैराबोलिक, और पैराबोलिक कैसा, डाउनवर्ड, कैसा डाउनवर्ड ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूँ, जो ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि ग्राफ है ना डाउनवर्ड पैराबोला, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, मैं इतना हटा देता हूँ, पूरे ग्राफ को ड्रॉ करके आपको बताता हूँ एक बार सही से क्या होगा, ठीक है। तो देखे जरा, अब ग्राफ को जरा ड्रॉ करते हैं सारी कंडीशन को मर्ज करने के बाद, ठीक है। तो ये है मेरे पास x, अच्छा ये मेरे पास है t, और यहाँ पे कितना है y2 माइनस y1, ये, ठीक है। अब इसको जरा ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ कितना चला, ये मेरे पास है 8 सेकंड, ठीक है, 8 सेकंड। इसके बाद 12 सेकंड की कंडीशन दी है यहाँ पे 12 सेकंड। तो देखो 8 सेकंड तक तो ऑब्जेक्ट ए पहुंच चुका है ग्राउंड पे, और आपने ग्राफ अगर आपने नोट किया होगा तो बी अभी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब बी नीचे आएगा ना, बी नीचे आएगा तो नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे कुछ कर्वेचर टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है वहां पे, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव, इसलिए कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने की 3 ही कंडीशन है, या तो वो ऐसे आएगा, या तो वो ऐसे आएगा, या फिर वो ऐसे आएगा। तो एक लॉजिक तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप कम है और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब स्लोप बड़ा है और बढ़ेगा भी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन पिक्चर में एक्ट कर रहा है, और वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी धीरे धीरे अगर बढ़ती जाएगी 0 से, तो स्लोप भी कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, और ये वैल्यू इसी ऊपर वाले ग्राफ में पॉसिबल है ना। तो ऊपर वाले ग्राफ में पॉसिबल है ये बात, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अगर इससे आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी गौर देख सकते हैं आप, कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक इक्वेशन, और कैसी है, निगेटिव, यानी t इक्वल टू 12 सेकंड, और पूरा ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ पर आएगा कहीं यहाँ पे, और ये क्या होगा मेरे पास 4 सेकंड, ये ग्राफ बनेगा टोटल, है ना, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि इस तरह का ग्राफ है, और सिचुएशन कैसे पूछिए, ये पूछिए मेरे पास, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो मेरे पास होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सिचुएशन आपको सोचनी थी, यहाँ से 4 सेकंड में ये बी बॉल तो वहीं पे रहेगी, ए बॉल वहीं पे रहेगी, यानी नंबर 1, और बी जो सेकंड बॉल है मेरे पास वो 12 सेकंड में नीचे पहुंचेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। यही जेईई में पूछा था क्वेश्चन 2014 में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये आप नोट करो। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट किया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे। ये क्वेश्चन जो मुझे दिया है ये भी जे एडवांस 2014 में पूछा है। और रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ चैम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द चैम्बर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू rocket. At the same time, another ball is thrown in negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right and relative to the rocket. The time in second where the two ball hit each other. ठीक है, तो ये मुझे दिया है कंडीशन इस तरीके की, ये दी है मुझे, और ये बॉल कितनी 0.3 इस डायरेक्शन में, और सेकंड बॉल मेरे पास है b वो 0.2, और ये मूव कर रहा है किधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो रिलेटिव टू द टाइम इन सेकंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे टाइम ऑफ क्या होगा कि जब दोनों बॉल आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया 4 मीटर दिया है। जनरली इस क्वेश्चन का आंसर लोग एक ही निकालते हैं, t = 8 सेकंड, जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसके 2 आंसर आपको मिल सकते हैं, 2 सेकंड मिल सकता है और 8 सेकंड, आपको दोनों आंसर यहाँ पे मिल सकते हैं। कैसे, मैं भी दिखाता हूँ आपको। एक सिंपल तरीका क्या है कि जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, है ना, बाय मेथड और रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, टाइम ऑफ कोलिजन मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि टाइम जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे s = ut + ½ at², तो क्या लिखूंगा, SAB = UAB
टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। ये सिंपल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ये कितना होगा मेरे पास, ये आएगा 4 रिलेटिव, और ये कितना होगा यू ए बी टी, ये मुझे कितना दिया है, अच्छा ये निकाल सकते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस 0.2, भाई ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा 0.3 और माइनस ये होगा माइनस 0.2, ठीक है, ये मिलेगा मुझे। अच्छा एक्सेलरेशन कितना होगा, हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 2, और इसके लिए भी कितना है 2, ये होगा टी स्क्वायर। भाई दोनों के लिए एक्सेलरेशन वही होगा जो इस कार्ट का एक्सेलरेशन है, ये क्या है मेरे पास, एक ट्रॉली है एक कार्ट है, ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या है 2 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा 2 और यहाँ पे होगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, ये मेरे पास है यहाँ पे टी, ये होगा 4 इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2, ये आएगा टी यहाँ पे। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, टी आएगा 40/0.5, ये होगा 10, यानी टी कितना आ जाएगा यहाँ से, टी मिलेगा आपको 8 सेकेंड, कितना मिलेगा 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड के बाद दोनों बॉल आपस में इम्पैक्ट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास, ये वैसे ही केसेस जैसे फ्री फॉल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कि दो बॉल वर्टिकल ऐसे टकराएंगी, जैसे क्वेश्चन हमने वर्टिकल वाले केस में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये नोट करें आप। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। चलिए देखते हैं भी, तो अच्छा सही है। तो बाय, अच्छा सेकंड मेथड जो है मेरे पास वो होता है बाय यूजिंग सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बॉल ए की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ होगा, एक्सेलरेटरी फ्रेम में होगा। तो जब ऑब्जर्वर मेरे पास एक्सलरेटेड फ्रेम में होता है, कौन से फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाने के 2 पर्पस हैं, न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कराना और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करना, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा और ऑब्जेक्ट ए का अगर मोशन देखोगे आप तो ये होता है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी है। और जो ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो जिस एक्सेलरेशन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अपोजिट में कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो रिटार्डेशन मिलेगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, क्या मिलेगा, रिटार्डेशन। तो कितना मैक्सिमम जाएगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो अगर रिटार्डेशन होगा तो एक टाइम आते आते ए बॉल आगे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। रिटार्डेशन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो स्पीडिंग डाउन वाला केस मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, u² कितना है 0.3 होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना होगा -2, और ये होगा x मैक्स, इसको इधर लेके आओ 4x मैक्स, ये कितना होगा 0.3 इंटू 0.3, यानी x मैक्सिमम कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 9/100 इंटू 4, यानी कितना आएगा यहाँ से 9/400। और इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखोगे 0.0224 मीटर समथिंग इतनी मिलेगी आपको ये वैल्यू। तो कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा पार्टिकल ए का, 0.0224 मीटर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो बड़ा स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये वॉल यहाँ पर है तो उस वॉल से बिल्कुल माइक्रो टाइप का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी अगर इसको मैं काट मान लेता हूँ, यहाँ पे काट मान लेते हैं, तो ये ए जो है मुश्किल से इतना चला होगा, इससे भी बहुत छोटा है ना। तो और यहाँ पे क्या होगा, ये भी इधर मूव करेगा, तो मैं मान सकता हूँ कि जो, अच्छा ये तो ए यहाँ पे आके रुक गया है ना, कितने 0.0224, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जरा बी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो बी का मोशन किधर है, इधर, कितनी वेलोसिटी 0.2, और ये भी एक्सेलरेशन इधर लगेगा 2, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, इधर की तरफ भी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो अगर ये बहुत माइक्रो सेकेंड चला है ए ऑब्जेक्ट इधर, तो बी का मोशन में कैसे मान सकता हूँ, अप्रोक्स पूरा ही मान सकता हूँ, कितना 4 मीटर है ना, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, तो इसको नेग्लिजिबल अगर करेंगे तो मैं मान लेता हूँ कि बी कितना ही मोशन किया है, कि पूरा 4 मीटर ही इसने मोशन ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जरा यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना है -4, पीछे की तरफ है -0.2t माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा ये इसको पॉजिटिव लेंगे, ये होगा 4 इक्वल टू 0.2t, और यहाँ पे होगा +5 टी स्क्वायर,
ठीक है। तो इसको ज़रा इधर लेके आते हैं, तो 5t² प्लस 0.t माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। ओके, अब इसको ज़रा मैं इधर से हटा देता हूँ, ये आई होप इतना नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं ऊपर से देखो ये हटा देता हूँ इधर से इतना पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं इनका कोलिजन कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो इसको ज़रा, इसका अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ तो कितना होगा, -b, यानी -0.2 प्लस माइनस b²। b² कितना होगा यहाँ से, ये मेरे पास आएगा -b प्लस माइनस b², यानी 0.2 स्क्वायर माइनस 4। a कितना है यहाँ पे, ये 5, और यहाँ पे c कितना होगा, -4 होगा, और डिवाइड बाय कितना होगा, ये होगा मेरे पास 10। कितना होगा, 10, 2 इंटू ए। तो t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये होगा -0.2 प्लस माइनस, ये आएगा मेरे पास 0.04, ये होगा प्लस, ये होगा 80। ओके, इतना आएगा यहाँ से, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 हो जाएगा। तो t कितना आएगा यहाँ से, -0.2 प्लस माइनस कितना होगा, अच्छा इसको अप्रोक्सीमेट 80 के अप्रोक्स मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं, √80, और डिवाइड बाय कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं नीचे सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बात आपको यहाँ समझ आई होगी कि जो टाइम मेरे पास होता है हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी इसकी मैं पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो t कितना होगा, -0.2 प्लस, और √80 कितना होगा मेरे पास, और √80 के अगर मैं फैक्टर करूँगा 240, 220, 210, यानी 4√20, है ना। कितना लिख सकते हैं, 20 और √4। अच्छा, इसको ये √80 है, तो √80 मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 लिख सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, √80 की वैल्यू अगर मैं अप्रोक्स ही निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो अप्रोक्स कितना होगा, 7749 या फिर 9981, यानी अप्रोक्सीमेट 8.9 समथिंग मिलेगा आपको, 8.9 समथिंग, क्योंकि 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81, और √80 कितना मिलेगा, अप्रोक्स 89 मिलेगा, और डिवाइड बाय कितना मान लेते हैं यहाँ पे, 10 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 10। तो t कितना आएगा यहाँ से, 8.9, 0.2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, यानी 8.7 डिवाइड बाय 10 आपको मिलेगा, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी आपको, टाइम की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेट 0.9। ओके, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.8। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे जो a लिया है वो कितना लिया है, 10 लिया है, लेकिन a 10 नहीं है, a कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सही करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, दोबारा से करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए दोबारा से करते हैं। तो यहाँ से t कितना है मेरे पास, ये मेरे पास मुझे दिया है 2, ठीक है। तो कितना होगा, 4 इक्वल टू 0.t, ये आएगा मेरे पास 2, ये कितना बचेगा, -t², ठीक है। अब इसको ज़रा इधर लेके आते हैं, तो t² माइनस 0.t और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बचेगा मेरे पास, है ना। t² इधर आएगा -0.2t और प्लस 4। अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, तो t कितना हो जाएगा, -b, यानी 0.2 प्लस माइनस √b², है ना। तो -0.2 माइनस 4, a कितना है यहाँ पे, 1, और c कितना है यहाँ पे, 4, है ना। और डिवाइड बाय कितना है, 2, ठीक है। डिवाइड बाय कितना है, 2। तो t कितना आएगा यहाँ से, t आएगा 0.2 प्लस माइनस √, ये आ जाएगा मेरे पास 0.04 और -16, है ना, और डिवाइड बाय 2, इतना ही आएगा मेरे पास। एक्चुअली ये होगा -4 है ना इधर, ये कितना है, -4 -0.t, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, और ये भी कितना होगा, प्लस। तो t² प्लस 0.2t, और ये कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा -4, ठीक है। t² 0.2t -4, तो t कितना आएगा, -0.2t प्लस माइनस b² -4ac -4ac, यानी कितना होगा, -4 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, +16। तो t कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 0.2 प्लस माइनस, तो ये इसको अप्रोक्स 16 मान सकते हैं, और √16 डिवाइड बाय 2। तो t कितना होगा, 0.2 प्लस 4 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 2। तो निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, 0.2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, यानी कितना होगा, 4.2 डिवाइड बाय 2, यानी t कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 2.1 सेकेंड, यानी t अप्रोक्स कितना बोल सकता हूँ मैं, अप्रोक्स बोल सकते हैं 2 सेकेंड, और ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 10 नहीं लेनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे
दिया है ना एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड, ये देखो सूडो फोर्स की हेल्प से, तो ए कितना लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे, और 2 रख के जब निकालेंगे टाइम की वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो मेरे पास आएगा 2.1। धराचार्य जी रूल जो होता है सिंपल वो लगाया मैंने, और 2.1 सेकंड, और टी अप्रॉक्स कितना आएगा 2 सेकंड आएगा। तो यहाँ से 2 आंसर आपको मिलेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स आंसर विल बी 2 सेकंड, और विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन आंसर विल बी 8 सेकंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये थे मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रिलेटिव वेलोसिटी के मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स, तो उसके भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर को फॉलो करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।